नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये हमारा पहला सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी और उसकी 21st क्लास है हमारी। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी संसद। तो संसद में जो हमने कल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि संसद के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी लास्ट में लेक्चर में, जैसे कि सत्र को आहूत करना यानी कि उसको सम्मन या आहूत करना। फिर हमने देखा था उसका स्थगन या एडजॉर्नमेंट, स्थगन। एक हमने देखा था कि सत्र को सत्रावसान, प्रोरोगेशन। और एक देखा था हमने उसका डिसोल्यूशन या विघटन। डन। इन सब के मीनिंग हमने समझ लिए थे कि मीटिंग को बुलाना, मीटिंग है 1.5 महीने की, उसमें बीच में किसी दिन कुछ शोर शराबा है या किसी वजह से मीटिंग कैंसिल हो रही है तो एडजॉर्नमेंट। पूरा जो सत्र है, सेशन है पूरा, उसको एंड कर रहे हैं प्रोरोगेशन। और लोकसभा ही भंग हो जा रही है तब उसका रिजोल्यूशन। एक एडजॉर्नमेंट सिनेडाई बताया था कि अनिश्चित काल के लिए जब बिना तिथि के सत्र को उसकी बैठक को स्थगित किया जाता है। तो उसमें हम ये रह गया था हमारा कि डिसोल्यूशन के क्या प्रभाव होते हैं। देखो, जो बिल वगैरह पेंडिंग है सेशन में, एक सेशन हुआ 1.5 महीने का, कोई बिल आया हुआ था वो पास नहीं हो पाया, तो दूसरे सेशन में उस पर चर्चा होती है, वो बिल खत्म नहीं हो जाता। इसमें भी बिल खत्म नहीं होता, ये तो सम्मन ही है, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन में कुछ केस ऐसे हैं कि बिल खत्म हो जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो हम ये समझते हैं। ज़्यादातर मामलों में हम आपको याद कराने की जगह आइडिया बनवा रहे हैं एक दिमाग में। तो इस केस में क्या आइडिया काम करेगा? ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। विघटन किसका हो रहा है भाई? लोकसभा का। तो जो बिल लोकसभा को टच कर गया होगा, क्या केस हो सकते हैं? बिल लोकसभा में लाया गया हो और लोकसभा में ही पेंडिंग हो, ये हो सकता है। लोकसभा में लाया गया हो, पास होकर राज्यसभा में चला गया हो, राज्यसभा में लाया गया हो, पास होकर लोकसभा में आ गया हो। ऐसे कोई भी केस जिसमें बिल लोकसभा से होके चला गया या लोकसभा में है, तो चूंकि लोकसभा विघटित हो गई तो बिल भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर अगर इस आप बिल को एक्ट बनाना चाहते हो, विधेयक को अधिनियम बनाना चाहते हो, तो आपको अगली जो हमारी लोकसभा होगी उसमें दोबारा से फ्रेश तरीके से नया बिल लाना पड़ेगा। मिल गया आइडिया? अब आपसे कोई केस पूछे, पूरी बात नहीं है ये, अभी एक बात और जानेंगे इसमें कि कौन कौन से बिल समाप्त हो जाते हैं। जो बिल लोकसभा में रखे गए थे और अभी लोकसभा में पेंडिंग है, आप बता दोगे भाई कि समाप्त हो जाएगा। जो बिल लोकसभा में रखा गया था और पास होकर राज्यसभा में पेंडिंग है, ये भी समाप्त हो जाएगा, लोकसभा को तो टच करके गई है। जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग था, सॉरी राज्यसभा में रखा गया और राज्यसभा में ही अभी पेंडिंग है, पास नहीं हुआ, वो नहीं समाप्त होगा, वो बचा रहेगा। राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ गया, वो भी खत्म हो जाएगा। आसान है ना याद रखना? आप आइडिया बनाओ, आप रटने में क्यों लगे रहते हो? ये 4 लाइनें हैं तो चारों को अलग अलग याद करोगे, अरे कोई जरूरत नहीं है इसकी ना। अब इसका अपवाद समझो आप। हमने आपको क्या आइडिया बताया? जो लोकसभा को टच कर गया, तो लोकसभा डूबी तो उस बिल को भी ले डूबी, है ना? ठीक। इसका अपवाद क्या है? अगर बिल लोकसभा को टच करा है और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो नहीं खत्म होगा, है ना? तो अब कैसे कैसे केस बन सकते हैं? लोकसभा में आया, पास होकर राज्यसभा में गया और अभी प्रेसिडेंट के पास है पेंडिंग, अनुमति नहीं मिली, तो बिल समाप्त नहीं होगा। प्रेसिडेंट अनुमति दे देंगे तो एक्ट बन जाएगा। दूसरा केस, राज्यसभा में था, लोकसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट। तीसरा केस, लोकसभा में था, राज्यसभा में गया, उसने अमेंडमेंट सुझाए, लोकसभा नहीं मानी, डेडलॉक बन गया और राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग बुला दी, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दी। तो राष्ट्रपति, तो इसमें राष्ट्रपति जो है वो तो इस लूप में आ गए ना। और हमने क्या बताया, जब भी राष्ट्रपति आ जाएंगे
लोकसभा को टच करने के बाद राष्ट्रपति को टच कर दिया ना, तो बच जाएगा बिल, फिर नहीं एंड होगा। बहुत आसान सा है, फाइल में पढ़ लेना, सिंपल सी बात है, बस आइडिया की बात है ना, वरना 5-6 लाइनें याद करते रहोगे फिर। कुछ छुटमुट की बातें हैं कि भाई लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, सदन का नेता। तो भाई सिंपल सी बात है, सदन का नेता, 2 सदन है हमारे, लोकसभा राज्यसभा। तो सामान्य प्रक्रिया तो यह है, सदन के नेता लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और राज्यसभा के कोई अदर मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से नहीं है, राज्यसभा से हैं, तो फिर वो राज्यसभा में नेता हो जाएंगे, तो लोकसभा में उनके द्वारा कोई और व्यक्ति जिसे वो नामित करेंगे वो हो जाएगा, है ना। लीडर ऑफ द हाउस ये हमने समझ लिया। एक है लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तो है सदन के नेता, वो है विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन। इसमें क्या है देखो, इसमें कुछ कंडीशंस हैं लीडर ऑफ अपोजिशन में। पहले तो ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, उससे ये पद बनाया गया है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। 2 शर्तें हैं। नंबर 1, वो पार्टी लोकसभा की 10% सीटें जीती हो, लोकसभा में है तो राज्यसभा में तो वहां की 10% जीती हो, है ना, 10% सीट हो उसके पास में, ठीक है, हाउस की। नंबर 1, ऐसा तो ज्यादा के पास भी हो सकता है, 51% से एक पार्टी ने सरकार बना ली, एक पार्टी को 20% मिल गई, एक को 15%, तो क्या 2 लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे? नहीं, दूसरी शर्त से क्लियर होगा। दूसरी है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, तो इसका जो नेता होगा वो विपक्ष का नेता बनेगा। और विपक्ष का नेता एक बड़ा पद माना जाता है, इसको जो कैबिनेट मंत्री है उसका दर्जा दिया जाता है ना, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, फिर नोट्स में आपको समझ आ जाएगा। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है पर इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। बिहेव क्या है, इसको हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे भाई, बिहेव। तो बिहेव क्या होता है, देखो एक पार्टी है, मान लो उसके 340 सदस्य हैं लोकसभा में, उसका कोई बिल आ रहा है, उस पर 200 ही वोट पड़े, बाकी 140 ने दूसरी पार्टी के फेवर में वोट डाल दिए, तो ये तो गलत है, ये तो इस पार्टी के टिकट पे जीते हैं, इसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो फिर ये कुछ धांधलेबाजी करके पैसे लेके ऐसे दूसरी तरफ से वोट नहीं डाल सकते ना, है ना। हमने देखा दल बदल कानून ने भी इसमें वो है। तो बाद में तो प्रक्रिया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो दल बदल कानून के तहत कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन शुरू में भी प्रक्रिया बनाई गई है कि एक विहिप का पद होता है और हर पार्टी में, और जो उसकी काम है, ये जो दल के व्यक्ति हैं इन पे नज़र रखना कि वो पार्टी लाइन पे वोट कर रहे हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं वो पार्टी लाइन पे हैं या नहीं। विहिप के निर्देशों का उल्लंघन करना भी, इसका उल्लंघन करना भी दल बदल के तहत कार्रवाई में माना जाता है, दल बदल के तहत कार्रवाई में, समझे। तो विहिप क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। छोट-मोट टर्म है। संसद में भाषा, संसद में भाषा, हालांकि जो भाषा है वो अलग से भारतीय संविधान का पार्ट 17 उसमें पढ़नी है हमें, वहां पे संसद की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, राज्यों की भाषा सब पढ़नी है, यहाँ भी पढ़ लेना है, वहां रिवीजन हो जाएगा। तो संसद की भाषा का ओरिजिनल प्रावधान संविधान में ये था कि इसकी भाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी को 15 साल तक सहायक भाषा के तौर पर प्रयोग करा जाएगा, सहायक भाषा, ठीक है। तो हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज इन्होंने मान ली और इंग्लिश जो है वो एक एसोसिएट लैंग्वेज के तौर पे काम करेगी, ठीक है ना। और प्रावधान ये थे कि 2 आयोग बनाए जाएंगे, एक में भी 10 साल बाद है, दूसरा 15 साल बाद है, यहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल से। सरकार इस बीच में हिंदी भाषा को प्रमोट करेगी, फिर 10 साल बाद एक आयोग बनेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा कि क्या हिंदी को हटा के, अंग्रेजी को हटा के हिंदी को ही राजभाषा बनाया जा सकता है। उसकी रिपोर्ट के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाएगी और फिर उसके बाद में उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। तो एक आयोग और एक समिति तो बनी, दूसरा नहीं बना, कुछ डिस्प्यूट था, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे भाग 17 में,
उस डिस्प्यूट की वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963। 65 में जो ये कमीशन बनना था ये नहीं बन पाया, है ना। आप में से किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आयोग और ये समिति, है ना, कि कौन थे, इनकी किसकी अध्यक्षता में बनाए गए थे, है ना। वीडियो पोस्ट करके याद करने की कोशिश करो, याद आ जाए तो कमेंट में लिखो, वरना याद कर लो। एक बीजी खैर हैं, एक गोविंद वल्लभ पंत हैं, है ना। यहाँ पढ़ेंगे हम डिटेल से, आप चिंता मत करो। ओके, तो इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने ये बोल दिया कि इनफाइनाइट टाइम के लिए अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के तौर पर प्रयोग करा जाएगा। तो अभी हमें पता चल गया कि भाई हमारी संसद की भाषा क्या होती है। संसद की भाषा, तो हमें पता चल गया 2 भाषाएं भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, 2 भाषाएं। ओरिजिनली क्या प्रावधान था वो भी हमने देख लिया। तो क्या इसका मतलब संसद में कोई मातृभाषा में नहीं बोल सकता? ये 2 भाषाएं हैं तो प्रयोग में आने वाली। तो अगर कोई अपनी मातृभाषा में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़, मलयालम में कोई बोलना चाहता है, तो वो जो सदन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, उसकी अनुमति से बोल सकते हैं। और इस स्थिति में उसके इन दोनों भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था भी कराई जाती है। सदन की भाषा तो यही है, रिकॉर्ड तो सब इसी में रखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा एक ये पॉइंट हमने एक्स्ट्रा समझ लिया। तीसरी बात, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई प्रस्ताव भेजना है पार्लियामेंट में, होती है इनकी आपस में डीलिंग, गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कौन सी भाषा में भेजें? इस स्टेट को भारतीय संविधान ने, वहीं भाग 17 में पढ़ेंगे, अपनी राज्य की भाषा चुनने की छूट दी है। तो मान लो इसकी राज्य की भाषा है उर्दू और यहाँ पार्लियामेंट में चल रही है हिंदी और इंग्लिश, तो अब इनका पत्राचार कौन भाषा में हुआ? तो उसी में प्रावधान करा गया है कि जो स्टेट हैं इसके साथ में इंग्लिश भाषा को वरीयता देंगे। भले से ही इन्हें अपनी भाषाएं चुनने का अधिकार है, पर केंद्र के साथ ये वार्तालाप इंग्लिश में होगा। और एक स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे करेगा? एक असेंबली दूसरे से, तो कह रहे हैं जब तक ये आपस में डिसाइड ना करें तब तक इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो ये हमने संसद की, विधानसभा की, इन सबकी कुछ भाषाएं देख ली। बाकी हम देखेंगे बाद में, है ना, जो हमारा है पार्ट 17 उसमें। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक है, संविधान का अनुच्छेद 88, उसमें दिए गए हैं राइट ऑफ, 2 लोगों के राइट हैं, मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, है ना, मंत्री और महान्यायवादी। तो इन दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं। आप उसमें थोड़ा सा समझ लो पहले, ये सदन है, मान लो लोकसभा, और ये राज्यसभा। तो इसकी मीटिंग में वो ही लोग भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ही लोग बोल सकते हैं, यानी कि अपना मत रख सकते हैं, और वोट डाल सकते हैं, यानी कि अपना मत दे सकते हैं। मत दे सकते हैं को क्या बोला है? वोट डालना। और बोलने को बोला है मत रख सकते हैं और भाग लेना। ये तीनों काम वो ही कर सकता है जो इसका सदस्य है। लोकसभा की कार्यवाही में वो ही भाग लेगा जो उसका सदस्य है, वो ही वहां पे बोल सकेगा जो सदस्य है, और वो ही वोट दे सकेगा जो सदस्य है ना। लेकिन इन 2 लोगों को विशेष अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में। अगर कोई व्यक्ति मंत्री है या अटॉर्नी जनरल है, तो देखो जैसे मंत्री तो कहीं ना कहीं सदन का सदस्य हो गई, अटॉर्नी जनरल तो होता नहीं। मंत्री अगर लोकसभा से सदस्य है फिर भी वो राज्यसभा की बैठक में भाग भी ले सकता है और मत रख भी सकता है, लेकिन मत दे नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे हैं लोकसभा राज्यसभा में जो उसके मेंबर नहीं है, फिर भी मीटिंग में भाग ले सकते हैं और मत रख सकते हैं, लेकिन मत दे नहीं सकते। वोट तो वही डालेंगे भाई जो मेंबर है। और ये बात कहाँ लिखी है? संविधान के अनुच्छेद 88 में। इसको क्या बोलते हैं? मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। ठीक है, अब इसमें एक बात सुनो, एक इसका भी अपवाद है कि वो सदस्य नहीं है लेकिन मत दे सकता है। भाई ये अधिकार तो मंत्री और महान्यायवादी को भी नहीं दिए,
फिर किसको दे दिया ये अधिकार? पढ़ाया हुआ है पहले, याद आ रहा है तो वीडियो पोस्ट करके तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये दे सकता है ना। दिमाग पे जोर डालोगे ना तो तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, तुम्हारी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, और तुम सबको सुनना चाहोगे, है ना। रिकॉल करने की कोशिश ही नहीं करोगे। आप जब रिकॉल करते हो तो आज से आपकी रिकॉल करने की पावर बढ़ती है ना। तो आपको बताया था, क्या कोई सदन का सदस्य वो ऐसा व्यक्ति है जो उसका सदस्य नहीं है लेकिन मीटिंग में भाग लेता है? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी मीटिंग में भाग ले रहे हैं, है ना। तो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार है उन्हें, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप कहानी। बाकी तसल्ली से नोट्स पढ़ लेना। सेल्फ स्टडी के हिसाब से बड़े अच्छे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं कि आप जल्दी से वीडियो देखो एकदम फटाफट, और फिर नोट्स पढ़ते चले जाओ, आपको सब समझ आता चला जाएगा। अगला टॉपिक फैक्ट है। कुछ फैक्ट, ये फैक्ट आपको कहाँ काम आएंगे? प्री में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में कहीं आपका जीएस सेकंड पेपर में महिला सशक्तिकरण आ गया तो वहाँ की संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है आप लिख सकते हो। महिलाओं पे कोई निबंध आ गया तो वहाँ आप लिख सकते हो। तो ये डेटा वहाँ काम आएगा। प्रीलिम्स में इस डेटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डेटा क्या है भाई? लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या। अब इसमें पढ़ाने का तो कुछ है नहीं, नोट्स में देख के काम चल जाएगा, है ना। पर जो भाई नोट्स नहीं लेंगे उनका काम कैसे चलेगा? तो उनके लिए तो बताना पड़ेगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेंगे। तो जो अभी लोकसभा है 18वीं, राज्यसभा कौन सी है भाई? जल्दी से याद करके बताओ। राज्यसभा ऐसे नहीं होती पहली दूसरी तीसरी, वो एक स्थायी सदन है, कंटिन्यूस चैम्बर है ना, उसका विघटन नहीं होता कि एक टूट के फिर दोबारा बनी तो दूसरी तीसरी। ठीक है, तो जो प्रेजेंट राज्यसभा है, वर्तमान राज्यसभा, इसमें 74 महिलाएं हैं, है ना। टोटल कितनी है? 5 व्यक्ति, 543, उसमें 74। इसमें कितने हैं? 39, टोटल 245। तो ये बनेगा लगभग 16.8% और ये बनेगा लगभग 13.6%। ये वर्तमान संख्या है। लोकसभा में लगभग 13.6% महिलाएं हैं। अभी चूंकि 33% का रिजर्वेशन दे रहे हैं भाई, सेंसस के बाद में तो देंगे ही, तो फिर और काम का हो जाता है चर्चा के हिसाब से कि भाई बाद में 33 होगा तो अभी कितना है? तो अभी 13.6 और 16, मतलब काफी बड़ा अंतर आ जाएगा, है ना। एक पॉइंट हमें सब पता चला। दूसरा कि क्या ये जो 18वीं लोकसभा में महिलाएं हैं 74, क्या ये हाईएस्ट हैं या इससे पहले कभी हाईएस्ट रही थी? तो जो हाईएस्ट महिलाएं थी वो थी टोटल 78, सॉरी हाँ ये 74 है, ओके 78 हाईएस्ट थी, और ये 17वीं लोकसभा थी जो 2019 में बनी थी। पेपर में ऐसे भी दे सकता है। पहला स्टेटमेंट 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिलाएं हैं, नंबर 2 कि कुल 74 महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक महिलाएं हैं। बन गया लो 3 स्टेटमेंट, क्वेश्चन बन गया अच्छा खासा, है ना। तो प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन, और बाकी मेंस में तो आपके ऊपर है डेटा कैसे यूज करते हैं। तो 2019 में 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिलाएं थी। इसमें जो सर्वाधिक महिलाएं थी वो 24-25 में थी 42। तो न्यूनतम कब थी भाई? कौन सी लोकसभा में न्यूनतम थी, है ना। तो जो 6th लोकसभा थी, 6th 1977, उसमें कुल 19 महिलाएं थी, कुल 19 महिलाएं। तो ये न्यूनतम थी 6th लोकसभा में। अधिकतम थी 17th लोकसभा में। प्रेजेंट में कितनी है? 74। ये जो न्यूनतम थी 15 थी, वो पहली राज्यसभा थी। पहली तो नहीं बोलना चाहिए ना, 1952। अच्छा, अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया था, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक महिलाएं हैं वर्तमान में संसद में, तो ये भी ऐसे कुछ आ सकता है, तो ध्यान रखना। जो अभी सर्वाधिक महिलाएं हैं वो 11 हैं पश्चिमी बंगाल से। अभी की जो संसद में 74 है ना, उनमें से 11 पश्चिमी बंगाल से हैं सर्वाधिक। हमारा राज्य तो यूपी, तो यूपी के पेपर में तो यूपी की याद रखनी पड़ेंगी, तो यूपी से 7 है ना। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इन्हें डायरेक्ट याद रख लेना। अब आता है भाई यहाँ से आगे
ये हमने कुछ छोटी मोटी बातें देखी। संसद के जो सत्र की कार्यवाही है वो कैसे चलती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कि जो जो जीरो आवर या शून्य काल है या जो प्रश्न काल है उस पे भी इतनी इतनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो आप समझ लो जरा मीटिंग होती कैसे है, लोकसभा की मीटिंग कैसे होती है। 11 बजे मीटिंग शुरू हुई तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक यहां पे आता है क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। यहां पे जो मेंबर हैं हाउस के, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो या गवर्नमेंट मेंबर यानी कि मिनिस्टर हो, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो 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 मेंबर हैं वो मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अदर मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं, सचिवालय हैं, उनको सब बताने के बाद 15-15 दिन के पहले नोटिस देना पड़ता है। फिर उस नोटिस के हिसाब से आपको टाइम अलॉट होता है, फिर आप क्वेश्चन पूछते हो। 15 दिन 20 दिन बाद का आपको टाइम मिलेगा, और इस क्वेश्चन आवर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मंत्री से। अब मंत्री उस क्वेश्चन का आंसर लिखित में देंगे या ओरल देंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा नहीं होगा, उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। जैसे देखो, इसको वैसे लास्ट में देखना था, अभी हाथ के हाथ ही देख लो। क्वेश्चन पे स्टार बनाया जाता है तो उसको तारांकित क्वेश्चन बोलते हैं, तारांकित प्रश्न या स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 दिन का नोटिस देना होता है उसमें पहले, ठीक। मंत्री जो इसका आंसर देते हैं वो ओरल आंसर होता है, ओरल आंसर। अब आपने क्वेश्चन पूछा है, मंत्री उसका आंसर दे रहे हैं आपके सामने, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की अनुमति होती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की अनुमति, तो उनको क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न। दूसरे होते हैं इसमें अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें भी 15 दिन का नोटिस देना होता है। इसका आंसर रिटन में दिया जाता है। आपने क्वेश्चन दे दिया रिटन में, फिर 15 दिन बाद आपको आंसर मिल गया रिटन में, है ना। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आंसर लिखित में। क्वेश्चन आवर में क्या चल रहा है वो पूछ रहे हैं, इसके माध्यम से संसद के व्यक्ति मंत्री को उत्तरदायी ठहराते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो कुछ गलत सलत करेगा तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी गलतियां उजागर होंगी। 2 तरह के प्रश्न हो गए। 15 दिन का नोटिस बहुत ज्यादा है। एक है इसी में अल्प सूचना का प्रश्न। तो अल्प सूचना का ऐसे नहीं है कि सुबह को बता के शाम को क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसमें भी 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। क्वेश्चन आवर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, 15 दिन का नोटिस, ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न, 15 दिन का नोटिस, लिखित आंसर, और जो पूरक प्रश्न है या जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकते। अल्प सूचना 10 दिन का नोटिस, ठीक। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, फिर तारांकित, अतारांकित। एक और बात यहां से समझ लो बस, फिर आपका क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इन्हें कलर कोडिंग भी दी जाती है। अगर स्टार क्वेश्चन है तो उसको ग्रीन कलर की कोडिंग दी जाती है। ये वाला क्वेश्चन है तो इसको व्हाइट कलर की दी जाती है। शॉर्ट नोटिस वाला है तो पिंक कलर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन मिनिस्टर से ना पूछ के प्राइवेट मेंबर से पूछा है तो वहां पे येलो कलर दिया जाता है। तो कलर कोडिंग पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है तो जान ले रहे हैं ना। तो ये पहला घंटा हो गया भाई क्वेश्चन आवर। सदन की कार्यवाही खुलते ही सबसे पहले मिनिस्टर पे एकदम भारी है ना, सीधे क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आवर क्या टाइम बताया था इसका, 11 से 12 है ना। सबने क्वेश्चन पूछ लिए 12 बजे तक के टाइम में, है ना। इसके बाद में क्या होता है, चूंकि 12 बजे हैं तो इसको बोलते हैं जीरो आवर, यानी कि शून्यकाल। अभी लोकसभा का पढ़ रहे हैं अभी, बस ध्यान रखना। ये होता है 12 से 1। अब शून्यकाल क्या है, शून्यकाल में कोई ऐसा मुद्दा जो तात्कालिक महत्व का हो, इमीडिएट इंपॉर्टेंस का हो, जिसके लिए 15 दिन नहीं रुक सकते, इस तरह के मुद्दे यहाँ शून्यकाल में उठाए जाते हैं। तो क्या इनके लिए 15 दिन 10 दिन का नोटिस देना जरूरी नहीं होता? हाँ, नहीं होता। सुबह 10 बजे जिस दिन मीटिंग होनी है
उसी दिन सुबह 10 बजे ये उसको मतलब बताया जाता है, इस क्वेश्चन को सुबह 10 बजे, है ना। इस बजे तक बताना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आवर हो जाएगा, 0 आवर हो जाएगा, इसकी आपको अनुमति मिलेगी तो आप शून्यकाल में ये प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये तो भाई क्वेश्चन आवर से ज़्यादा महत्व का है, इसमें बिना इतना लंबा नोटिस दिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ना। ये संसदीय परंपरा को भारत की देन है, वरना संसदीय परंपरा में क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, फिर एक लंच ब्रेक होता है, फिर सीधा बाद में एजेंडा ऑफ द डे, उस दिन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो भी बिल पास करने हैं, बजट पास करना है, चर्चा करनी है, जो भी रेगुलर वर्क है वो फिर सदन जिसके लिए बनाया गया है वो करता है। हमारे यहाँ स्पेशल हो गया, पहले क्वेश्चन आवर 11 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक हो गया 0 आवर, फिर हो गया लंच ब्रेक, और फिर हो गया एजेंडा ऑफ द डे। तो ये जो है ये भारत की देन है, और जगह पे ये नहीं मिलता, संसदीय परंपरा में भारत की देन है। 0 को भी भारत की देन माना जाता है, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। हाँ ठीक, उससे याद हो जाएगा आप, है ना, ऐसे कुछ कुछ दिमाग में जोड़ लिया करो तो याद हो जाएगा। पेपर में बना आ जाए प्रश्नकाल भारत की देन है, अब आप बैठ के सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई प्रश्नकाल था या ये शून्यकाल था। अब आपने एक गाने से याद कर लिया, जब 0 दिया मेरे भारत ने तो मतलब 0, है ना, शून्यकाल हो गया। कुछ कुछ देखो सबको ऐसे इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है, आप भी इसको करो। तो ये हमने देख ली सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। अब ये एजेंडा ऑफ डे में क्या क्या होता है, तो इसमें तो भाई बहुत चीजें होती हैं, कई तरह के मोशन होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बिल लाए जाते हैं इसमें, इम्पीचमेंट इसमें लाया जाता है, कई कार्रवाई होती हैं एजेंडा ऑफ डे में। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी क्या क्या होता है। पहले मोशन देखेंगे कुछ, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन है, सेंस्योर मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, थैंक्स मोशन, बहुत तरह के मोशन है, अलग अलग पर्पज से लाए जाते हैं सब। मतलब कहने का यह है, ये सब चीजें क्या हैं, आप बहुत शॉर्ट में समझना चाहो तो सदन में कोई भी कार्रवाई होगी तो लिखित प्रोसीजर से होगी। आप अगर मान लो राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हो, महाभियोग लाना चाह रहे हो, तो ऐसे नहीं कि कार्रवाई शुरू हुई और आप उठ के खड़े होकर कहने लगे मैं महाभियोग लाना चाहता हूँ। सब कुछ लिखित तरह से, पहले आप उसका कोई पेपर पे लिख के और कुछ हस्ताक्षर वगैरह लेके पीठासीन अधिकारी को दोगे, फिर वो उसकी अनुमति देंगे, फिर दिन निर्धारित करेंगे। तो ये जो आप चिट्ठी पत्र दे रहे हो, ये सब अलग अलग तरह के मोशन है। किसी को मोशन बोल रहे हैं, किसी को बिल बोल रहे हैं, किसी को रिजोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आवर समझ में आ गया, 0 आवर समझ में आ गया, एजेंडा ऑफ द डे भी समझ में आ गया। और ये हमारे लोकसभा की कार्रवाई का तरीका है, पहले क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर लंच ब्रेक, फिर एजेंडा ऑफ द डे, डन। अब राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में देखना भी, अब पहले तो राज्यसभा में ऐसे ही होता था सेम जैसा हमने आपको बताया। ईयर, 1 मिनट रुको आप, ईयर होगा इसका राज्यसभा में 2014 तक तो सेम ही था, तक कि क्वेश्चन आवर होगा, 0 आवर होगा, फिर लंच ब्रेक, फिर पता नहीं क्या हुआ, इसको बदल दिया, 0 आवर पहले कर दिया, क्वेश्चन आवर बाद में कर दिया, फिर एजेंडा ऑफ डे। बाकी चीजें सेम है, बस प्रक्रिया सेम है, महत्व सेम है, सब सेम है, बस ये क्रम बदल दिया। क्यों बदल दिया, यूपीएससी की और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे परेशान हो जाएं, ढंग से क्वेश्चन ना कर पाए, कंफ्यूज हो जाएं, बस और क्या है ना। देखो, तो पहले क्वेश्चन आता था कि 0 आवर क्या है, तो आंसर आता था प्रश्नकाल के बाद का समय। अब तो यहाँ प्रश्नकाल के पहले का भी समय है। आप देखना 10 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, फाइल में हमने सब टॉपिक के बाद ही लगाए हैं कि प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल तो कि वो एजेंडा ऑफ डे से पहले का समय है, शून्यकाल के प्रश्नकाल के बाद का समय है। तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उन क्वेश्चन को आंसर करना, हम आपको बता दे रहे हैं आप क्या आंसर करना। अगर आपको उनमें से ही कोई चुनना पड़े तो आप लोकसभा के हिसाब से चुन लेना, और राज्यसभा में भी तो पहले वही होता था, मजबूरी में फिर है ना, मरता क्या ना करता। तो अगर कोई ढंग का विकल्प ही आपको ना मिले, साफ साफ ही आए कि लोकसभा में शून्यकाल क्या होता है, तो ठीक है, प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, सही आंसर मिल गया। और लोकसभा हटाते हैं, शून्यकाल क्या होता है, और फिर कोई विकल्प ही ना हो पूरा कि लोकसभा में ये होता है, राज्यसभा में ये होता है, या तो वो 2 विकल्प दें, एक
कि लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय है, बी राज्यसभा में प्रश्नकाल के पहले का समय है, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, तो सही है, सी लगा दिया। अब ये अगर नहीं होगा तो फिर लोकसभा के हिसाब से लगा देना, बता दिया, मरता क्या ना करता, छोड़ के आने से अच्छा है कि भाई लगा क्या हो, पुराने फैक्ट के हिसाब से लगा दो, है ना। चलो कारण में पूछना इसका कि भाई क्यों कर दिया, है ना। क्वेश्चन आवर समझ लिया हमने और जीरो आवर भी समझ लिया। अब एजेंडा ऑफ डे में बहुत तरह के मोशन हैं और बिल है। सबसे पहले हम एजेंडा ऑफ डे में आपको बताएंगे बिल। बिल से क्या बनते हैं, एक्ट। वो प्रस्ताव जो कानून बनाने के लिए लाया जा रहा है उसको बिल बोल रहे हैं। यही प्रस्ताव अगर सरकार का बहुमत बचा है या नहीं बचा वो चेक करने के लिए लाया जा रहा होता तो उसको बोल देते नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रस्तावों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, आप ऐसे समझ लो बस। एक प्रस्ताव जिससे कानून बनते हैं उस प्रस्ताव को क्या नाम दे रहे हैं, विधेयक या फिर बिल। अगर ये प्रस्ताव दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, तो ये प्रस्ताव फिर विधेयक की जगह क्या कहलाएगा, अधिनियम यानी के एक्ट। क्लियर है इतना। तो ये विधेयक जो है क्या एक ही तरह के होते हैं, सबकी समान प्रक्रिया होती है, इसको हमने समझना है सबसे पहले। देखो तो बहुत शॉर्ट में एक टेबल से बता रहे हैं, आपकी जो फाइल है उसमें ये थ्योरी में भी लिखा है और टेबल में भी लिखा है, सेम ही चीजें हैं। आप पढ़ने के लिए जब फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट हो तो आप थ्योरी भी पढ़ लेना, लेकिन बाद में जब आपका पेपर हो तो आप टेबल से ही रिवीजन कर लेना। हमने नोट्स में ज़्यादातर जगह ही ऐसा किया है कि रिवीजन के टाइम पे आपको पूरी थ्योरी ना पढ़नी पड़े, कुछ टेबल्स रिवीजन, क्विक रिवीजन इस तरह से लगी हुई हैं, इंटरलिंकिंग की भी, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो विधेयक हैं, इतना तो समझ आ गया ना। एजेंडा ऑफ द डे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है। पहला काम है कि भाई कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए विधेयक लाए जाते हैं। तो ये जो विधेयक हैं ये 5 तरह के हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा भैया ना वरना आएगा नहीं कितनी बढ़िया लाइन खींची है। दूसरा है फिर मनी बिल, धन विधेयक, ठीक, ये तो सही आ गई। इसके बाद में है फिर फाइनेंस बिल 1 यानी कि वित्त विधेयक 1। फिर इसके बाद में है फाइनेंस बिल 2, तो ये नाम से वित्त विधेयक 2। और इसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन। सबसे पहले तो ये समझो भाई इन तीनों में अंतर क्या है। 3 कहाँ हैं, 5 हैं, इन 5 में अंतर क्या है ना। तो भाई जो विधेयक कानून बनाने के लिए नहीं लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए लाया गया है तो उसको बोलेंगे संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 5 में, 10 में, 20, 25, 100 उसे बदलना है, कुछ एडिट करना है, तो जो विधेयक आएगा वो ये होगा। तो ये क्यों लाया जाता है भाई, संविधान बदलने के लिए। समय के साथ संविधान का बदलना जरूरी है ना, वरना तो वो जो वर्तमान की जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर ये मनी बिल क्या होता है, तो इसकी परिभाषा ये है, सिंपल से बताएं तो, कि अगर कोई बिल एक्सक्लूसिवली, ये ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली कि यही काम करता हो, इससे अलग कुछ ना करता हो, एक्सक्लूसिवली टैक्स लगाने का काम करता हो, सरकार की बोरोइंग से रिलेटेड हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, और कुछ काम ना करता हो, बस यही करता हो, इससे अलावा अन्य काम नहीं, तो उसको बोलते हैं मनी बिल या धन विधेयक। ये परिभाषा कहाँ दी है, संविधान के अनुच्छेद 110 में। इसकी परिभाषा कहाँ थी, अनुच्छेद 368 में। ये आर्टिकल हो गए, ये हो गई परिभाषा, ये हो गए अनुच्छेद, आपके नोट्स में लिखी हुई है, डोंट वरी। ठीक है जी। फिर ये फाइनेंस बिल क्या है, जिसमें ये वाले प्रावधान भी हों, 110 अनुच्छेद 110 वाले, प्लस कुछ अन्य भी हों। एक्सक्लूसिवली ये ना हो, अगर एक्सक्लूसिवली ये होंगे तो मनी बिल बन जाएगा,
अनुच्छेद 110 के प्रावधान भी हैं। 110 में क्या प्रावधान है? यही टैक्स लगाने वाले, सरकार की बोरोइंग के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के। तो उसको फाइनेंस बिल बोल देते हैं, दोनों पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, ये दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 117 में, 117(1) है शायद। फिर फाइनेंस बिल 2 क्या है? इसमें पैसे के प्रावधान तो हों, लेकिन 110 का कोई प्रावधान ना हो। इसमें 110 है, इसमें 110 है, इसमें खाली 110 है, इसमें 110 के साथ अन्य है, और इसमें खाली अन्य है लेकिन पैसे से संबंधित है। ये अनुच्छेद 117(3) में दिया हुआ है। तीनों की परिभाषा समझ आ गई ना, चारों की। संविधान संशोधन भी समझ में आ गया, विधेयक, धन विधेयक भी समझ में आ गया, वित्त विधेयक भी समझ में आ गए दोनों। तो धन विधेयक ये क्या है? साधारण विधेयक जो अनुच्छेद 110, 117 या 368 से संबंधित नहीं होता। इसके अलावा, यानी कि इनके अलावा जो भी बचा वो सब क्या है? साधारण विधेयक। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 107, 108 इनमें दी हुई है। एजेंडा ऑफ डे में कानून बनते हैं, तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो विधेयक या बिल, वो 5 तरह का होता है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद की कहानी क्या है। पहले समझो अब पढ़ना क्या है कि विधेयक सदन में वो विधेयक कौन ला सकता है? खाली मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है मान लो, तो वही ला सकती है, या कांग्रेस का कोई सदस्य भी कोई विधेयक ला सकता है। आपको पता होगा शशि थरूर अभी कोई विधेयक ले आए थे कुछ समय पहले, है ना? तो वो तो कांग्रेस के सदस्य हैं, इसका मतलब गैर सरकारी भी ला सकते हैं। तो क्या या फिर ऐसा है दोनों सारे विधेयक ला सकते हैं, या ऐसा है कि फिक्स है कि ये वाला विधेयक है तो सरकारी लाएगा, ये गैर सरकारी ही लाएगा? ये हमें पढ़ना है अभी। दूसरा, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाए जा सकते। तो ऐसे कौन कौन से हैं भाई जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है? ये हमें पढ़ना है। अब मान लो विधेयक हम समझ गए, चलो एक एक करके देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, और समझ लो एक दो बातें। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या हर विधेयक हर किसी सदन में लाया जा सकता है, या फिक्स है कुछ कि ये वाला विधेयक खाली लोकसभा में आएगा, ये खाली राज्यसभा में आएगा? क्या ऐसा भी कुछ फिक्स है ना? तो ये हमें तीसरी बात समझनी है। चौथी बात की है वो सदन से पास होगा, तो क्या सबके बहुमत सेम होते हैं? साधारण बहुमत से सब पास होते हैं उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से, या किसी किसी में ज्यादा बहुमत भी लगता है विशेष, और किसी में उससे भी ज्यादा 2/3? तो इनके हमें कौन सदन में लाएगा, किस सदन में आएगा, कितने बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगेगी या नहीं लगेगी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुटकियों में समझा देंगे, आप बस ध्यान से देखते रहना इसको, है ना? आइडिया जनरेट करेंगे। बेसिक बात ये थी, आइडिया बनाने के लिए आपको इनकी परिभाषा पता चलनी चाहिए थी। अब एक सदन से पास हो गया तो दूसरे सदन की शक्तियां क्या हैं? क्या उससे पास होना जरूरी है ना? या उसने पास नहीं करा तो क्या संयुक्त बैठक हो सकती है, या दोनों से अलग अलग पास होना जरूरी है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है? ये तो 7-8 पॉइंट हो गए टोटल। कौन लाएगा विधेयक, किस सदन में लाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाएगा, कितने बहुमत से पास होगा, दूसरे सदन की क्या शक्तियां हैं, क्या संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं हो सकती, और सबसे लास्ट में फिर आएगा दोनों सदन से पास होके राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? क्या पांचों विधेयक में सेम शक्तियां हैं कि उसको अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, क्या क्या है उसमें, है ना? तो वो भी हमें समझना है। कुल मिला के 8-9 पॉइंट हर विधेयक में समझने हैं। देखो अभी चुटकियों में याद आ जाएंगे आपको। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस सदन में इसको लाया जाएगा। डेफिनेशन और आर्टिकल के बाद में सदन देखो, तो जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, अनुच्छेद 110 आ रहा है। तो भारत की जनता ने तो लोकसभा को चुना है ना, जनता के प्रतिनिधि, और जिसका लोकसभा में बहुमत है उसकी सरकार है। और सरकार का मतलब है कि जो भारत से पूरा टैक्स इकट्ठा होके आएगा उसे खर्च करने की शक्ति उसके पास है, जो भी 53-54 लाख करोड़ बनता है टोटल, है ना? सॉरी, क्लियर? तो यहां से हमें एक आइडिया तो लगा कि भाई पैसा खर्च करने के मामले में ज्यादा शक्ति लोकसभा के पास है, क्योंकि वहीं बहुमत से सरकार बनती है और सरकार के पास ये शक्तियां, है ना?
तो ये वाला केवल लोकसभा में आएगा, ये भी केवल लोकसभा में आएगा। अब हम आपको एक बात बताएं, जो वित्त विधेयक 1 है वो धन विधेयक से मिलता जुलता है, और जो 2 है वो साधारण से मिलता जुलता है। आइडिया बना लिया दिमाग में? तो इससे पता चल गया ये दोनों में आ सकते हैं, ये भी दोनों में, ये भी दोनों में। दोनों मीन्स लोकसभा राज्यसभा। क्लियर है? तो देखो ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा। अब इसकी बात समझना फाइनेंस बिल की, जब तक ये सदन में आ नहीं जाता तब तक ये इसके जैसा है, वरना फिर ये भी इसके जैसा हो जाएगा, यानी कि इसके जैसा है ना। ये दूसरा आइडिया है, आइडिया बनाने हैं हमें। तो एक आंसर हमें पता चल गया कि कौन सा विधेयक कौन से सदन में आ सकता है। सेम ऐसी ही टेबल आपके नोट्स में बनी हुई है, वहीं से रिवाइज कर लेना। जो बात आपको 20 पेज पढ़ के भी समझ में नहीं आएगी वो उस एक टेबल से आ जाएगी और आपको याद भी रह जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो ये हमने हाउस देख लिए। दूसरा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगेगी, तो वही पैसा खर्च करने के मामले में लगती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति है, यहाँ पे भी पूर्व अनुमति है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये वाले विधेयक राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के आते हैं, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक 1 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। 2 बातें पता चल गई। तीसरी बात की ये थी पूर्व अनुमति, है ना, कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है या नहीं। तीसरा कि कौन ला सकता है ये विधेयक, तो कौन में देखो ऐसे हैं, जो व्यक्ति मंत्री हैं वो हैं सरकारी सदस्य, गवर्नमेंट मेंबर, और उनके बिल कहलाते हैं पब्लिक बिल। और जो मंत्री नहीं है, भले से वो इस समय बीजेपी का ही क्यों ना हो, लेकिन वो मंत्री नहीं है ना, तो वो है नॉन गवर्नमेंट मेंबर, प्राइवेट मेंबर। वो जो बिल लाएगा उसको प्राइवेट बिल बोला जाएगा। ठीक, तो जो पैसा खर्च करने वाला अधिकार है वो तो चुनी हुई सरकार के ही पास है ना। उस पैसे के चक्कर में तो सब लोग चाह रहे हैं हमारी सरकार बन जाए, वरना जीत के सांसद बन गए, संसद में बैठे हो, बस ज्यादा वोट नहीं मिले तो कह रहे हो हम हार गए। अरे तुम जीत के सांसद बने हो भाई, कैसे हार गए? अब जनता की भलाई में काम करो। इसलिए हार गए कि वो जो इतना बड़ा पैसा आता है 53-54 लाख करोड़, वो खर्च करने का मौका नहीं मिला जनता के हित में। हाँ ना, जनता के हित में ही खर्च करते होंगे, तभी इतनी मारामारी चल रही है सरकार बनाने की। खाली सांसद बनने की जिद नहीं है, सरकार बनाने की जिद है ना, क्योंकि फिर सांसद बन के वो पैसा खर्च करने का अधिकार तो मिल नहीं रहा, बस सांसद निधि खर्च करने का अधिकार मिल रहा है। चलो, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये बस याद रखने के तरीके हैं जिससे आप याद रख पाओ। तो पैसा खर्च करने का अधिकार किसको मिल रहा है? सरकार बनाने वाले को, यानी कि सरकारी व्यक्ति को। तो ये वाले जो दोनों बिल हैं ये केवल मिनिस्टर ला सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट मेंबर ला सकते हैं, प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकते। ये दोनों ला सकते हैं, चाहे प्राइवेट मेंबर ले आए, चाहे जो गवर्नमेंट मेंबर है वो ले आए, है ना, मंत्री ले आए। ये भी दोनों, ये भी दोनों। याद रखने के तरीके हैं ना, नहीं करोगे जुगाड़ तो कैसे याद रखोगे? इतने फैक्ट हैं अकेले पॉलिटी में। हर चीज में आइडिया बनाएंगे। ये वाले देखो, ये स्पेशल आ रहे हैं ना दोनों। अनुच्छेद 110 वाले, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी इनमें लगेगी, केवल लोकसभा में भी यही आएंगे, केवल मंत्री इन्हीं को लाएंगे। अब मंत्री ले आया, सदन में प्रस्तुत हो गया, अब ये रंग बदल देगा वित्त विधेयक 2, अब ये इसके जैसा हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सेम हो जाएंगे। पहले तक ये फाइनेंस बिल इसके जैसा है, बाद में उसके जैसा है। ये हमने आपको एक आइडिया बनवा दिया। ठीक, अब इसके बाद में क्या है देखना, ये जो विधेयक है वो पास कैसे कैसे होगा, अब हमें ये समझना है। बहुत बढ़िया, ठीक। इसका दोनों से पास होना जरूरी है। हमने ये नहीं बोला दोनों से अलग अलग, यहां लिख दे रहे हैं लोग, दोनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। पास्ड बाय बोथ हाउस सेपरेटली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पास्ड बाय बोथ हाउस सेपरेटली। इसका मतलब इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, है ना। कारण क्या है? क्योंकि इसको दोनों सदन से अलग अलग पास करना होता है। इसमें दोनों सदन से पास होना है, ये नहीं लिखा सेपरेटली, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। इसमें लोकसभा से पास होना जरूरी होता है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा कोई डिसीजन नहीं लेती या ऐसे सजेशन देती है जिससे लोकसभा सहमत नहीं है, तो इसे पास मान लिया जाता है।
ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं होती, तो इसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। इसका मतलब इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यह बन सकता है। ऐसे बोलते हैं कि धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती, ये कथन हो गया कारण, असर्शन रीजन आते हैं ना, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती, और कारण इसका क्या बना दें कि इसका दोनों से अलग अलग पास होना जरूरी है, तो गलत हो गया। और इसी में धन विधेयक की जगह कर दें कि संविधान संशोधन में अलग अलग बैठक नहीं होती, और कारण बना दें कि दोनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। अब सही हो गया, सही व्याख्या कर रहा है, आंसर ए हो गया। समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी बातें आपको पॉलिटी में पकड़नी है। इसका दोनों से पास होना जरूरी है, संयुक्त बैठक हो सकती है इसमें भी, तो संयुक्त बैठक दो में नहीं हो सकती, धन विधेयक में और संविधान संशोधन में। ये हो गया ना, आप देखो इसके जैसा, दोनों के कारण अलग हैं। संविधान संशोधन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग पास होना जरूरी है, और धन विधेयक में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 14 दिन में उसे पास मान लिया जाता है, दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। ठीक है, अब भाई ये पास हो गया, तो पास कैसे हुआ, कितने बहुमत से हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा। अब ये जगह तो भर के इसको थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, आपके नोट्स में होगी ये पूरी टेबल, है ना। बहुमत कितना लगेगा इसमें, भाई साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी, क्लास शुरू से करना, वहाँ पीछे डिस्कस कर चुके हैं सब, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और उससे अलग भी 2-3 तरह की स्पेशल मेजोरिटी। ये साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, बस ये क्या है, स्पेशल विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। साधारण मतलब उपस्थित और मत देने वालों का आधे से एक अधिक, ऑर्डिनरी मेजोरिटी है। और स्पेशल मेजोरिटी में 2 मेजोरिटी लगती हैं, वो क्या है, टोटल का आधे से एक अधिक, उपस्थित और मत वालों का नहीं, टोटल का आधे से एक अधिक, तथा उपस्थित और मत देने वालों का न्यूनतम 2/3। इसमें आधे से अधिक नहीं लेते, मेजोरिटी हम कर चुके हैं डिस्कस पहले, है ना। तो कौन सा विधेयक कितने बहुमत से पास होता है ये भी समझ गए, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब अगली बात, इसमें ज्वाइंट सेशन किस किस में हो सकता है, तो ये तो बता ही दिया, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़ के बाकी में हो सकता है। ठीक, अब ये एक से पास होके दूसरे सदन के पास में जाता है, तो दूसरे सदन को उसमें कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, इसमें समान शक्तियां प्राप्त हैं, इसमें भी समान शक्तियां प्राप्त हैं। अरे इसमें कैसे हो जाएंगी, ये तो धन विधेयक है, इसमें तो लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यसभा पास नहीं भी करेगी तब भी उससे पास मान लिया जाएगा। इसमें लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां हैं, इसमें समान शक्तियां हैं, इसमें समान शक्तियां हैं, इसमें समान है, इन सब में समान है। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां हैं, लेकिन अगर विकल्प में क्वेश्चन आ जाए कि किसमें समान शक्तियां होती हैं और चारों दे दें तब, तो ये लगाओगे भाई चारों में ही समान शक्तियां हैं। फिर भी अगर हम ये क्वेश्चन बना दें कि निम्नलिखित में से किस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, और वहां लिख दें साधारण विधेयक, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, संविधान संशोधन विधेयक, तो आंसर आएगा संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा क्यों, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत भारी बात नहीं है, थोड़ा सा भी जोर डालोगे तो आंसर आ जाएगा। और दरअसल में तो आपको क्या करना है, पढ़ाई के दरमियान, क्लास के दरमियान फैक्ट नहीं रटने हैं, अपने अंदर ये क्षमता विकसित करनी है, सोचना आपको, आपका जो इंजन बंद पड़ा है ना, आपने उसको स्टार्ट करना है बस। फिर देखो आपका दिमाग क्या कमाल दिखाता है, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब आपके भीतर ही हैं, बस सोई हुई अवस्था में है, थोड़ी सी चिंगारी मिलेगी, किक मारने पे मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, नहीं लगती, कभी कभी नहीं स्टार्ट होती, जोर से किक मार देते हैं फिर हो जाती है। ऐसे ही अपना इंजन बंद पड़ा है, इसमें जोर से किक मारने की जरूरत है। ठीक है भाई, इनमें ज्वाइंट सेशन होगा, तो ज्वाइंट सेशन में किसकी सदस्य ज्यादा होते हैं, लोकसभा के, तो लोकसभा का थोड़ा अपर हैंड हो जाता है इन तीनों में। इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं होता, तो इसमें बिल्कुल एक तरह से समान शक्तियां हैं, ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा नहीं जीत सकती, ये प्रावधान है इसका। बढ़िया है ना एकदम, ठीक। ये हैं बड़े बारीक बारीक क्वेश्चन, और आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत देर तो बाद में
पेपर मिलाते समय टीचर लड़ते रहते हैं आपस में कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर नहीं आएगा, और ये गलत फिट हो गया है ना। जब आंसर की आ जाती है आयोग की तो उसके हिसाब से अपने आंसर फिट कर लेते हैं कि हाँ ऐसे था ऐसे था। ठीक, ये बारीकियां हैं सब्जेक्ट की जो आपको बड़े ध्यान से समझ में आनी है और बड़े अनुभव से ये आपको आएंगी। अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिल दोनों जगह से पास हो गया, क्या बचा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जा रहा है। अब ये तो बड़ा गंदा हो गया, इसको हटाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या कर सकते हैं। यहां राष्ट्रपति के पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो अपनी एसेंट दे दें, बिल को अनुमति दे देना, है ना। दूसरा होता है इनके पास में, इसको रेटिफाई भी बोल सकते हैं ना, पहले हमने आपको ये 3R से पढ़ाया जिससे आसानी से याद हो जाए कि ये क्या कर दिया उन्होंने, रेटिफाई, है ना। दूसरा है उन्होंने कि बिल को रख लिया विदहोल्ड। विदहोल्ड को क्या बताया था आज से, रिजर्व होगा मे भी शायद, है ना, रिजर्व, विदहोल्ड। और तीसरे में है कि उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया उन्होंने बिल। तो बताया कि रिटर्न होने के बाद अगर वापस आता है तो उसको अनुमति देनी पड़ती है ना, रिटर्न। इसको बोला था रिजर्व नहीं, इसको बोला था रिजेक्ट। फिर से ही बना दे रहे हैं लोग, 2 मिनट लगेंगे, हटा ही देते हैं इसको। पहले बताया था कि टेक्निकली क्या बोलते हैं और याद कैसे रखेंगे। हट जा भाई, 1 मिनट बस। 3R बताए थे आपको, रेटिफाई, रिजेक्ट एंड रिटर्न। ये याद करने के लिए 3 बताए हैं। संविधान ने यह भाषा यूज नहीं करी। रेटिफाई की जगह यूज करा गया है एसेंट, अनुमति दे देना। रिजेक्ट की जगह यूज करा गया है विदहोल्ड, पर ये है रिजेक्ट ही, चूंकि इससे बिल एंड हो जाता है। और रिटर्न की जगह तो फिर रिटर्न ही यूज करा गया है ना। इन तीनों का प्रभाव क्या होता है, अनुमति दे दी तो वो विधेयक फिर अधिनियम बन गया, बिल जो है एक्ट बन गया। विदहोल्ड कर दिया तो वो एंड हो गया। अब अगर आप उसको अधिनियम बनाना चाह रहे हो तो फिर शुरू से पूरी प्रक्रिया करो, एक सदन में लाओ, वहां से पास कराओ, चर्चा करो, फिर दूसरे सदन में लाओ, फिर ऐसे, है ना। ठीक। और रिटर्न में कि वो रिटर्न होके जाता है और अगर उतनी ही बहुमत से फिर से पास होके आ जाए तो फिर प्रेसिडेंट को उसे अनुमति देनी होती है। इसके अलावा एक चौथा भी बताया था, वो था शायद रिजर्व था मेरी, है ना, पॉकेट वीटो। चूंकि टाइम नहीं है संसद में, संविधान में राष्ट्रपति कितने दिन में अनुमति देंगे कोई टाइम नहीं है। और ये इस बार बड़ा काम का टॉपिक है क्योंकि अभी एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, सेम राज्यपाल के पास भी टाइम नहीं है ना, कि कितने समय में वो राज्य विधानमंडल के विधेयकों को अनुमति देंगे। तो एक हाई कोर्ट ने मे भी शायद 3 महीने या 1 महीने का समय दे दिया था कि इतने में डिसीजन लेना होगा। तो फिर यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि भाई क्या हाई कोर्ट का जज ऐसे राज्यपाल पे टाइम लिमिट दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें सजेस्ट किया कि भाई टाइम लिमिट तो नहीं दे सकते, लेकिन इतने समय में अनुमति दे देनी चाहिए वरना कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है ना। तो वो टाइम लिमिट हटा दी गई, लेकिन करंट अफेयर्स में तो चर्चा में आई गई फिर। ओके, ये हमने कवर की है राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिटेल से। गवर्नर वाले में भी बताएंगे, आदत से मजबूर है ना, जहां भी टॉपिक छिड़ेगा तो वहां थोड़ा सा तो बता के ही मानेंगे। ठीक, तो ये 3 काम राष्ट्रपति साधारण विधेयक में कर सकते हैं और ये चौथा काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, संविधान में नहीं लिखा। संविधान के अनुच्छेद 111 में यही 3 बातें लिखी हैं। ठीक है, अब मनी बिल में देखते हैं। मनी बिल में ये वाला काम नहीं कर सकते, ये वाले दोनों कर सकते हैं। मनी बिल में 2 चॉइस है। और पता है संविधान संशोधन में तो एक लाइन खींच ले रहे हैं ऐसे, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये ही करना पड़ेगा, उसको तो अनुमति ही दे सकते हैं बस। संविधान संशोधन में बस एक ही मसला है इनके पास, इसमें तीनों है, इसमें तीनों है। लो, याद हो गया।
वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2 और धन विधेयक। बोला था ना ये वित्त विधेयक 2 जो है ये बाद में वित्त विधेयक 1 जैसा हो जाएगा और ये धन विधेयक जैसा है ना। बस वित्त विधेयक में और धन विधेयक में एक ही अंतर आपको मिलेगा कि इसको सरकारी सदस्य लाता है, खाली सरकारी तीनों में लाते हैं, इनमें तीनों में जहां भी पैसा आएगा सरकारी। तो बस याद क्या रखना है आपको कि धन विधेयक में 2 ही काम कर सकते हैं और संविधान संशोधन में 1 ही कर सकते हैं, है ना। ये भी बढ़िया था समझा में, अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आपको एक चीज और देखनी है, स्टेजेस। देखो वो क्या है, समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे थे, संसद कैसे काम करती है। तो क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, फिर लंच ब्रेक होता है और उसके बाद में फिर लंच ब्रेक के बाद में एजेंडा ऑफ द डे होता है। ठीक है, लंच ब्रेक में ओके, लंच ब्रेक के बाद में एजेंडा ऑफ द डे होता है। एजेंडा ऑफ डे में कई चीज़ें होती हैं, कानून बनाने के लिए बिल लाए जाते हैं, फिर अलग अलग तरह के मोशन लाए जाते हैं, रिजोल्यूशन लाए जाते हैं। तो बिल हमने समझ लिए 5 तरह के, कैसे आते हैं, कैसे पास होते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है। एक हमने अलग अलग बिल का प्रोसीजर जान लिया। अब एक प्रक्रिया जिससे ज़्यादातर बिल को गुजरना होता है, मेनली ऑर्डिनरी बिल को तो गुजरनी है, बाकी वाले उनमें से कुछ 1-2 प्रक्रिया कम या ज़्यादा हो सकती हैं। वो क्या है उसको समझ लो आप, बिल का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले बिल किसी एक हाउस में आता है। मान लो हमने ऑर्डिनरी बिल ले लिया तो ये एक हाउस में आएगा। वो हाउस लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। तो हम उसको लोकसभा या राज्यसभा ना बोल के बोल दे रहे हैं फर्स्ट हाउस, है ना। तो फर्स्ट हाउस में जब वो बिल आता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। इस पे क्वेश्चन के कम चांस हैं, ऊपर ज्यादा चांस थे, पर फिर भी हम इसको कवर कर ले रहे हैं। ये फर्स्ट रीडिंग है। अब इस फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, बिल प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट, प्लस जो गैजेट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र बोलेंगे, है ना, उसमें प्रकाशित होता है। प्रस्तुत और प्रकाशन, कोई चर्चा नहीं होती, कोई वोट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस पहले बिल में उसको रखा जाएगा, टेबल पे टेबल किया जाएगा और जो गजट है उसमें प्रकाशित हो जाएगा। ये फर्स्ट रीडिंग होती है। फिर आती है इसके बाद में फर्स्ट हाउस में सेकंड रीडिंग। अब इसको फर्स्ट हाउस को छोड़ दो, सेकंड रीडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चॉइस होती हैं सेकंड रीडिंग में। इसमें आप उस बिल को डिस्कस कर सकते हो, हाथ के हाथ चर्चा कर सकते हो उस पर, या सदन के पास समय नहीं है तो वो उसको चर्चा के लिए सदन की समिति को दे सकता है। समिति स्टेज भी इसी में होती है। ज्यादा महत्वपूर्ण बिल है तो वो दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी दे सकते हैं, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, चाहे होगी तो चर्चा ही। तो ये डिस्कशन की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज डिस्कशन स्टेज। अब हो गया पर्याप्त मात्रा में डिस्कशन। पहली रीडिंग में जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें तो बस प्रेजेंट होता है एंड नोटिफाई होता है, बस ये याद है, प्रेजेंट नोटिफाई। सेकंड रीडिंग जो है उसमें डिस्कशन होता है, वो हाउस में भी हो सकता है, उस हाउस की कमेटी में भी हो सकता है, और जो ज्वाइंट कमेटी होती है उनमें भी हो सकता है। कमेटी हम पढ़ेंगे बाद में अलग से, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। संसदीय समिति बड़े काम की है, मेंस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है संसदीय समितियों में। वो प्री के लिए तो काम किया है ना, लोकसभा क्या है वो, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति, ये सब उन पे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, क्वेश्चन आते ही रहते हैं पे ना। थर्ड रीडिंग क्या है, इसके बाद में देखो तीसरा वाचन। इसमें क्या लग रहा है, अब चर्चा हो गई तो क्या होगा, मतदान। अब वो कौन सा बिल है, संविधान संशोधन है तो विशेष बहुमत से पास हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे मतदान हो जाता है, और अगर वो पास हो जाता है तो ये जो फर्स्ट हाउस में हो रहा था ये सब कुछ, इस हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे प्रमाणित करके कि ये बिल पास हो गया है, उसको सेकंड हाउस में भेज देते हैं, है ना। सेकंड हाउस में ये दोनों काम होते हैं, बस इनके नाम है फोर्थ रीडिंग और फिफ्थ रीडिंग। ये वाला थोड़ा ना होगा, फिर प्रेजेंट एंड नोटिफाई तो हो गया, है ना। और फिफ्थ रीडिंग में यहाँ भी मतदान हो जाता है, पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो फिर अधिनियम बन जाएगा।
ध्यान से पढ़ोगे ना, यकीन मानो इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान है कि आपको ऐसे चुटकियों में समझ आता हुआ चला जाएगा, है ना। ये लोगों को बड़े भारी और कंफ्यूजिंग टॉपिक लगते हैं क्योंकि आइडिया बनाने पे ध्यान नहीं है। एक तो बच्चे बड़े डरे और सहमे हुए हैं, है ना। तो एज ए बड़े भाई आपको सजेशन है कि डरो तो बिल्कुल भी मत, है ना। नंबर आए ना आए, डरना नहीं है कि ह्यूमन काइंड है, सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है, लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, तो एक छोटे से पेपर से डर जाएंगे, है ना। नहीं, डर खत्म कर दोगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा, नए नए आइडियाज सजेशन देने लगेगा, फिर आपको याद करना आसान हो जाएगा। हमें पता है ये कहने से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बार बार सजेस्ट करते रहेंगे कि भाई किसी भी तरह से करो, अपना डर खत्म करो। तो आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।